हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा था कि 100 क्लास चैलेंज जो कि नॉर्सेट 8 एग्जाम को लेकर के जीडीसी नर्सिंग की पूरी टीम लेकर के आई है, उसमें पिछली क्लास में मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का स्केलेटल सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ में उन टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। आज वाली क्लास में एज लाइक अर्लियर क्लासेस हम लोग क्या करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के ही सेकंड टॉपिक जिसका नाम है जी मस्कुलर सिस्टम, इनसे 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज वाली क्लास में भी पैटर्न वही रहने वाला है स्टूडेंट, यानी सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी जो भी नॉर्सेट एग्जामिनेशन में अभी तक पूछा जा चुका है मस्कुलर सिस्टम से, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देन उसके बाद इसी टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें आपको नॉर्सेट एग्जामिनेशन जो अप्रैल 12 को होना है वहां पर आपके लिए क्या हो सकता है, बेनिफिट्स हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द हेड टू ट्विस्ट टू वन साइड, चॉइस द फॉलोइंग ऑप्शन। अगर मान के चलिए आपका नेक है जो एक साइड के लिए ऐसे ट्विस्ट हो जाए तो उस डिसऑर्डर को एक्चुअली क्या कहा जाता है जी? टॉर्टिकोलिस, ऑक्लोगायरिक क्राइसिस, टार्डाइव डायस्किनेसिया या मिस्थेनिया ग्रेविस। तो सिंपली अगर आप देखोगे कि सर वन साइड अगर आपका नेक है जिसको ब्रायर नेक के नाम से भी जाना जाता है, उसे सर टॉर्टिकोलिस यानी ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टॉर्टिकोलिस के नाम से उसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो टॉर्टिकोलिस का मतलब है वन साइडेड नेक का होना, मूवमेंट होना, ये टॉर्टिकोलिस कहलाता है। टार्डाइव डिस्किनेसिया का मतलब होता है, देखिए डिस्काइनेसिया का मतलब होता है आपका जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल्ड होना। टार्डाइव डिस्काइनेसिया में फेस इस टाइप से ऐसे मूव करते हैं, इसे टार्डाइव डिस्काइनेसिया कहते हैं। थर्ड आपका ऑक्लोगायरिक क्राइसिस, ऑक्लो मतलब आंखों से रिलेटेड, अनकंट्रोल्ड आपका जो आई लीड है ये आपका क्या होगा जी, यहां पर मूव करेगा जैसा कि आपको सिम्टम्स में दिखाई दे रहा है। और माइस्थीनिया ग्रेविस में बेसिकली क्या होता है, तो सर एसिटाइल कोलिन की कमी के कारण क्या होता है, वहां पर वीकनेस हो जाते हैं, ये वीकनेस लाइक सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। तो ये चार अलग अलग डिजीज है जो आपके मसल्स से रिलेटेड हैं और इन चारों डिजीज का मीनिंग्स आपको याद करके जाना है ताकि क्वेश्चन अगर यहां से मिलता है तो सॉल्व हो जाए। सेकेंड, select the correct statement regarding the specific disorder of muscular और skeletal system। मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम का स्पेसिफिक बताइए कौन सा है जी? ओस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड डेंसिटी, ओस्टियोआर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या सोलियोसिस। अगर मैं सेलेक्टिवली स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम्स की बात करूं तो सर ओस्टियोपोरोसिस जो आपका है बोन मैरो बोन्स का जो डिक्रीज होना, बोन की जो पोरोसिटी है या बोन की जो प्रॉपर्टीज है, मास है, जो डेंसिटी है उसका डिक्रीज होना ओस्टियोपोरोसिस कहलाता है। और ये आपका स्केलेटल सिस्टम से सिलेक्टेड डिसऑर्डर के अंडर में कंसीडर किया जाता है और यहां पर इसके एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। सोलियोसिस में वन साइडेड हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा या आपने देखा होगा कोई इंसान ऐसे खड़ा रहता है तो ये वन साइडेड जो है ना, ये क्या जी, सोलियोसिस है। समझ में आ गया? तो ये सिम्टम्स वाइज आप चीजों को इसलिए बहुत अच्छे से डायग्राम से यहां पर दिया गया है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको उस तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिजेनरेटिव जॉइंट्स का होना आपका ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बेसिकली क्या हो जाता है, तो ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां पर प्रोग्रेसिव वीकनेस आपको देखने को मिलता है। ये हेरिडिटरी टाइप्स के होते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज द इमोशनल ब्रेन। इमोशंस को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मिड ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, मेडुला ऑब्लंगेटा या हाइपोथैलेमस? तो सिंपली सर अगर आप देखोगे हाइपोथैलेमस ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बेसिकली, मेडुला ऑब्लंगेटा स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग और साथ ही साथ में ब्रीदिंग या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का वो पार्ट होता है स्टूडेंट्स जो बेसिकली क्या करता है, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम्स आपको पॉइंट्स याद रखना है, ब्रेन का वो पार्ट है जहां पर क्या किए जाते हैं, तो सर आपके इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस बाय बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन।
इनमें से कौन से ऐसे आयंस हैं जो ट्रोपोनिन पे जाकर के बाइंड करके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? एक्टिन, मायोसिन्स वगैरह, आगे हम उससे भी क्वेश्चन देखेंगे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ए बैंड, आई बैंड, जेड बैंड, एच बैंड, एम बैंड जो आप लोगों ने पढ़ा होगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस को लेकर के, वो भी हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऐसे आपके इसेंशियल आयंस हैं जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम? तो सिंपली याद रखिएगा, ट्रोपोनिन के साथ जब कैल्शियम मिक्स होता है तो वो कैल्शियम की जब इनफ्लक्स होती है यानी कैल्शियम की जब एंट्री होती है तो उस केस में हाइपर डिपोलराइजेशन होता है। और हाइपर डिपोलराइजेशन मतलब मसल्स को क्या किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ना। हाइपर डिपोलराइजेशन होगा कैल्शियम के एंट्री के कारण स्टूडेंट्स, दैट्स वाई वहां पर क्या होगा? आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इन सारी इंफॉर्मेशंस जो आपको मिल रही है क्वेश्चन के फॉर्म में, इसी चैनल पे मैं आपको अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से डिटेल में थियरी की भी क्लासेस मैं लूंगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं सर, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सर पोटासियम का रोल क्या है। तो रीपोलराइजेशन कराने के लिए जब पोटासियम ई फ्लक्स होता है, बाहर जाता है तो रीपोलराइजेशन होते हैं। सोडियम क्या करता है जी? तो इन्वॉल्व इन जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम बेसिकली एंजाइमेटिक रिएक्शंस में अपना हेल्प करते हैं या रोल प्ले करते हैं। और कैल्शियम जो है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान हाइपर डीपोलराइजेशन कॉज करके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्सिबल होता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज, स्केलेटल मसल्स फाइबर का फंक्शनल यूनिट क्या है जी? मायोफिब्रिल, सार्कोमर, सार्कोलेमा या टी ट्यूब्यूल? अगर मैं फंक्शनल यूनिट की बात करूं कि सर स्केलेटल मसल्स फाइबर के फंक्शनल यूनिट्स क्या हैं, तो सिंपली आपको याद रखना है कि सर जो हमारा सार्कोमर्स होते हैं इसे हम फंक्शनल यूनिट के नाम से जानते हैं मसल्स फाइबर के। तो सिंपली सार्कोमर द बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ अ मसल्स फाइबर डिफाइंड बाय द एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइंस के बीच का जो एरिया है वही वहां पर ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। मायोफिब्रिल बेसिकली फिलामेंटस ऑर्गेनेल्स हैं जी, मसल सेल में कंपोज्ड होते हैं। सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है मसल्स फाइबर के सराउंडिंग, उसी को सार्कोलेमा कहा जाता है। और टी ट्यूब्यूल बेसिकली ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स है जो कंडक्ट करता है एक्शन पोटेंशियल, कहां पर? सार्कोलेमा के अंडर में। तो इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है? याद रखना है। सार्कोमर का फंक्शन क्या है, मायोफिब्रिल का रोल क्या है, सार्कोलेमा का रोल क्या है, या टी ट्यूब्यूल्स का रोल क्या है स्टूडेंट्स? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल? दो तरह का कंट्रोल होता है, एक वॉलंटरी होता है और एक इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है। जब आप नर्वस सिस्टम भी पढ़े होंगे तो वहां पर भी आपको दो तरह की चीजें देखने को मिलती होगी, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में स्केलेटल मसल्स आते हैं जो कि वॉलंटरी कंट्रोल में आते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं। मैं चाहूं तो अपने हाथों को बेंड कर सकता हूं, मैं गर्दन को बेंड कर सकता हूं, तो ये हमारा अपना कंट्रोल है, यानी मैं खुद इस पे कंट्रोल कर सकता हूं। तो वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब होता है जिसपे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और वॉलंटरी कंट्रोल जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स एग्जांपल के रूप में कंसीडर करते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जहां पर स्मूथ मसल्स आते हैं स्टूडेंट्स, वो आपका इनवॉलंटरी होता है। जैसे कि हार्ट बीट पे मेरा कंट्रोल नहीं है, रेस्पिरेटरी पे मेरा कंट्रोल नहीं है सर, ब्लड वेसल्स पे मेरा रोल नहीं है सर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे मेरा कंट्रोल नहीं है। ऑटोमेटिक्स होते हैं, वहां पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर पार्टिसिपेट करके वहां पर क्या करते हैं? काम को प्रोसीड कराते हैं। तो बेसिकली सर कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स और मायोकार्डियम, ये तीनों आपके क्या है? मायोकार्डियम। तो बेसिकली सर आपका मालूम है कि हार्ट के अंदर में जो मायोजेनिक नेचर का जो टिश्यूज प्रेजेंट है उसी को हम मायोकार्डियम्स कहते हैं। तो स्केलेटल मसल जो है ये वॉलंटरी होता है, बाकी कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स और मायोकार्डियम ये तीनों क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी आपसे पूछा गया था, दैट्स व्हाई यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? स्केलेटल मसल्स यहां पर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के बीच में क्या डिफरेंस है? वॉलंटरी जिसको आप कंट्रोल करते हैं, इनवॉलंटरी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सेल्फ कंट्रोल में है, यानी ऑटोमेटिक है, एसिटाइलकोलिन या नॉर एड्रिनलिन या अदर न्यूरोट्रांसमीटर के अंडर में वो काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? इनवॉलंटरी के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विच बैंड रिमेन अनचेंज इन लेंथ? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्टिन मायोसिन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान, तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनमें से कौन से बैंड है जो रिमेन्स अनचेंज होता है, यानी वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट नहीं होता है, अपने ही लोकेशंस पे अवेलेबल होता है? ए बोन,
ए बैंड, आई बैंड, एच बैंड एंड जेड लाइन कौन से हैं जो बेसिकली रिमेन्स आपको जब आप एक्टिन मायोसिन्स का मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देख रहे होंगे तो उस केस में आप देखते होंगे कि सर जो ए बैंड होता है वो क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है, अपनी पोजीशंस पे होता है, अपनी लोकेशंस पे ही होता है, डिसलोकेट नहीं होता है, जबकि आई, एच, जेड ये सब क्या होते हैं, डिसलोकेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप लोगों ने ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ा होगा, ए बैंड आपका कांस्टेंट होता है, याद रखेगा, ये लेंथ मायोसिन फिलामेंट का है जी, कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। आई बैंड फिलामेंट है जो शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड क्या होता है, शॉर्टेंस हो जाता है, कम हो जाता है। एच जोन जो होता है बेसिकली क्या है जी, द सेंट्रल रीजन है आपका ए बैंड का विद ओनली मायोसिन फिलामेंट, इट डिक्रीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसकी साइज क्या होती है, कम हो जाती है एच बैंड की। और जेड लाइन बेसिकली जो होता है वो सार्कोमर है, जेड लाइन मूव क्लोजर टुगेदर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये धीरे धीरे क्लोज आता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। तो सबका पोजीशन डिसलोकेट हो रहा है एक्सेप्ट देन ए बैंड, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर यहां पर क्या था स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए था जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू इनिशिएट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज, क्या करा, द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। सिंपली अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा न्यूरोमस्कुलर्स के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स आप लोगों ने यहां पर क्या किए होंगे, डिस्कस किए होंगे। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का सिंपल मतलब स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, तो सिंपली आपने पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि सपोज दैट कि सर ये हमारा एक नर्व सेल है, ये नर्व सेल हमारा है, ये एक्सॉन है और ये आपका क्या है जी, टर्मिनल पार्ट है, ठीक है। अब इस टर्मिनल पार्ट पे यहां पर क्या है जी, तो यहां पर ऑटोमेटिक आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के केस में गैंग्लिया कहिए या साइनेप्स कहिए, और यहां पर आपका क्या है जी, तो सर ये हमारा मसल्स है। तो इस मसल्स पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिस रिसेप्टर को क्या कहा जाता है, एनएम रिसेप्टर। और एनएम रिसेप्टर किसका होता है, एसिटाइल कोलिन का होता है। आपने पढ़ा होगा कि सर एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर होते हैं, एक मस्कैरेनिक रिसेप्टर होता है और एक निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। मस्कैरेनिक में M1, M2, M3, M4, M5 आप लोगों ने पढ़ा होगा, निकोटिनिक में N और NM रिसेप्टर पढ़ा होगा। एसिटाइल कोलिन यहां से क्या होता है, रिलीज होता है, और ये एसिटाइल कोलिन जब सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होते हैं तो ये एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करता है और मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है तो मसल्स का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, उस केस में तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक डिसऑर्डर होता है, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व भी किया था एक क्वेश्चन को। तो सर बेसिकली यहां पर कौन सा है, तो सर एसिटाइल कोलिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन सर वो न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली जो यहां पर क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन यहां पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में याद रखिएगा एसिटाइल कोलिन अपने निकोटिनिक रिसेप्टर जिसका नाम है एनएम रिसेप्टर, उस रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन को क्या करता है, प्रोसीड करता है। तो एसिटाइल कोलिन released from the motor neurons at the neuromuscular junction, it bind to the receptor on the muscles fiber sarcolemma, वहां पर बाइंड करता है। डोपामिन भी न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये बेसिकली क्या है जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मूवमेंट्स वगैरह के लिए सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका उसमें कवर नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। Which protein block the myosin binding site on actin molecule in a resting muscles? Which protein, कौन से इनमें से प्रोटीन है जो मायोसिन बाइंडिंग साइट पे और एक्टिन साइट पे जाकर के बाइंड करता है ड्यूरिंग रेस्टिंग मसल्स पे? ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिनिन या मायोग्लोबिन? तो सर यहां पर आपको एक्टिन और मायोसिन पे यहां पर कौन से है, तो सर ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन याद नहीं रखिएगा, ठीक है ना, ट्रोपोनिन नहीं होंगे, ट्रोपोमायोसिन वो आपका प्रोटीन्स है जो बेसिकली रेस्टिंग मसल्स पे जाकर के बाइंड करते हैं जी और अपना रोल प्ले करते हैं। तो ट्रोपोमायोसिन इन द रेस्टिंग मसल्स, दिस प्रोटीन कवर्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कि वापस से कॉन्ट्रैक्शन ना हो, वहां पर वो क्या करते हैं, ट्रोपोमायोसिन जाकर के बाइंड करते हैं। एक्टिन इन्वॉल्व इन द anchoring actin filament at the Z line पे जाकर के एक्ट करते हैं। Troponin, a complex that bind to tropomyosin and upon binding to calcium induce the conformational changes that move tropomyosin away from the binding site। यानी जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन्स को क्या करता है, वहां से रिमूव करता है ताकि कैल्शियम जाकर के वहां पर कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सके। और मायोग्लोबिन एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है मसल सेल पे जो ऑक्सीजन को फैसिलिटेट करता है ड्यूरिंग
कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीजन की एंट्री करवाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन हो, जितना ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये सब थियरी में मैं आपको बहुत अच्छे से इसी चैनल पे आपको मैं बहुत अच्छे से थियरी वाली क्लासेस में चीजों को क्लियर करूंगा। फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। द एनर्जी मॉलिक्यूल डायरेक्टली यूज्ड फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। चाहे सर हमारी बॉडी में कहीं पर भी एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी करेंसी सर एकमात्र यूज होगा जिसका नाम है एटीपी, दैट इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन यहां पर एटीपी हो जाएगा जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी में जहां पर भी नीड होगी स्टूडेंट्स, ब्लाइंडली आपको आंसर क्लिक करना है कि ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, एटीपी करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन तो बेसिकली सर क्या करता है, तो वो ग्लूकोज को स्टोर करता है एज पर एज नीड, बॉडी ग्लाइकोजिनोलाइसिस कॉज करती है और वहां पर क्या करती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाती है, उन पर्पस के लिए उसको हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस। अभी जस्ट मैंने क्लियर किया था कि मिस्थेनिया ग्रेविस कब होता है, जब आपकी बॉडी में एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है, और ये होता है ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपकी ही एंटीबॉडी एसिटाइल कोलिन के लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। उस केस में ही आपको माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलता है, जहां पर मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, मसल्स जो है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, उसी को माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। तो बताइए माइस्थेनिया ग्रेविस का यहां पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रोग्रेसिव मसल्स हाइपरट्रोफी, फ्लक्चुएटिंग मसल्स वीकनेस, या कांस्टेंट मसल स्पास्टिसिटी, या इनवॉलंटरी मसल ट्विचिंग। तो सर मसल्स वीकनेस यहां पर मेजर सिम्टम्स है। आपके मसल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो वीक हो जाते हैं, ये मेजर सिम्टम्स होते हैं किस केस में, माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में, जहां पर आपकी ही एंटीबॉडी के कारण, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण आपकी बॉडी में एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है एनएम रिसेप्टर के पास में, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास में, जिसके कारण मसल्स का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है और मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ये माइस्थेनिया ग्रेविस का आपको पॉइंट है जी। तो याद रखिएगा माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लक्चुएटिंग मसल्स वीकनेस एंड फटीग, थकान होता है, पार्टिकुलरली अफेक्टिंग वॉलंटरी मसल्स, उन मसल्स को ज्यादा इफेक्ट करता है जो वॉलंटरी है, यानी जहां पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन मसल्स को ज्यादा ये क्या करते हैं, आपको कनेक्ट करते हैं या उसको वो टारगेट करते हैं। ऑकुलर में डिप्लोपिया, सियोसिस, आपका ऑप्थल्मोप्लेजिया, ये सब देखने को मिलते हैं, अलग अलग मसल्स में ये अपना इफेक्ट कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द न्यूरोट्रांसमीटर प्राइमरली इन्वॉल्व इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बताइए कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, यहां पर आप लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर में नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ ऑटोकॉइड्स भी होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में यूज होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, आपका ये 5-HT जिसको हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन कहते हैं। तो इन केसेस में यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। तो सिंपली सर एसिटाइलकोलिन क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व भी किया था कि सर एसिटाइलकोलिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा अपने एनएम रिसेप्टर पे बाइंड करते हुए। तो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिलीज होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और वहां पर अपने रिसेप्टर पे बाइंड करके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। अगर प्रॉपर एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा तो माइस्थेनिया ग्रेविस नाम का डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। Which of the following condition is characterized by a sudden involuntary contraction of muscles or group of muscles? बताइए इनमें से कौन से कंडीशन में सडन मतलब अचानक से इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल जो स्मूथ मसल्स कहलाते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, आपका जीआईटी है, ब्लड वेसल्स है, आईज हैं, यानी जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी जो स्मूथ मसल्स हैं, वहां पर सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ग्रुप ऑफ मसल्स में, उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेन, स्ट्रेन, स्पाज्म या एट्रोफी। तो सर स्पाज्म का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्शन, टोन का मतलब ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पाज्म का भी मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर स्मूथ मसल्स में सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाए या ग्रुप ऑफ स्मूथ मसल्स में सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो सर उसी को हम स्पाज्म के नाम से जानते हैं। उसको जैसे आप लोगों ने सुना होगा वास्कुलोस्पाज्म, यानी कि ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना। समझ में आ गया? तो स्पाज्म का मतलब ही स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। समटाइम्स टोन वर्ड भी यूज किया जाता है, टोन वर्ड भी यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन व्हिच टू प्रोटीन्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस।
अब स्लाइडिंग जो आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, ये अंडरस्टूड है। और यहां पर दो प्रोटीन का रोल होता है, एक प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन, और दूसरे का नाम क्या है जी, मायोसिन। दूसरा एक्टिन एंड मायोसिन यहां पर मेजर रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में स्टूडेंट्स याद रखिएगा दो प्रोटीन है सर, एक्टिन एंड मायोसिन, यही दोनों प्रोटीन अपना रोल प्ले करते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बाकी ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन या जो आपका एच जो लाइन है, रीजन है, इन सब के बारे में भी आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान रखना है, पढ़ करके जाना है। बाकी मैं थियरी क्लासेस में इन चीजों को बहुत डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। Which muscle is responsible for the abduction of the arm at the shoulder joint? शोल्डर ज्वाइंट से आर्म को ऐसे उठाने के लिए, मैं ऐसे उठा रहा हूं, तो यहां पर कौन सा मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो आपका शोल्डर है, इस शोल्डर को अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, ये आर्म को मूवमेंट कराने के लिए यहां पर कौन से मसल्स की यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टोइड या पेक्टोरलिस मेजर, कौन सा यहां पर मसल्स है? तो सर आर्म्स को अगर मूवमेंट कराना है डेल्टोइड होगा, बाइसेप्स आपको पता है ये है, ट्राइसेप्स आपको पता है कि पीछे वाले होते हैं, पैक्टोरियल गर्डर वाला पार्ट होता है, तो सर यहां पर डेल्टोइड मसल्स होंगे जो यहां पर क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो याद रखिएगा द डेल्टोइड muscles located on the shoulder is primarily responsible for the abducting the arm, lifting it away from the body. बॉडी से दूर करने में इसका रोल होता है डेल्टोइड मसल्स का। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके नॉर्सेट एग्जामिनेशंस में बन सकते हैं। बेस्ड ऑन द पेशेंट सिम्टम्स व्हिच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली, पेशेंट के सिम्टम्स के बेस पर कौन सा कंडीशन आपको बहुत अच्छे से यानी देखने को मिलेगा, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट या फिब्रोमाइल्जिया। अच्छा, यहां पर पूछा जा रहा है कि बेस्ड ऑन पेशेंट सिम्टम, कोई पेशेंट आपके सामने आया, अपना लक्षण बताया, तो इनमें से कौन सी बीमारी को आप इजीली पहचान लोगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर कोई पेशेंट आपके सामने में आता है और अपना लक्षण दिखाता है, आपको लक्षण बताता है, सिम्टम्स बताता है डिजीज डिसऑर्डर का, तो कौन से डिसऑर्डर को आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे? तो सर यहां पर लक्षण सिम्टम्स के बेस पर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। हम गाउट को भी कर सकते हैं, तो गाउट को तो सर वैसे भी बगैर सिम्टम्स के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां पर स्वेलिंग वगैरह हो रखा रहेगा, ज्वाइंट्स में पेन रहेगा, सिम्टम्स बताएगा, स्वेलिंग रहेगी, साथ साथ में रेडनेस होगा। ऐसा लक्षण आपको अगर कोई पेशेंट बताते हैं तो आपको सिंपली याद रखना है कि वो पेशेंट्स एक्चुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला पेशेंट है। वो अपना लक्षण आपको बताएगा कि स्वेलिंग हो रही है, ज्वाइंट्स में पेन हो रहे हैं, वहां पर रेडनेस हो रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बेसिकली देखने को मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट में बेसिकली आपके ये जो छोटे पेन्स होते हैं, छोटे जो बोन्स ज्वाइंट्स होते हैं, वहां पर बेसिकली स्वेलिंग देखने को मिलेगा। और फिब्रोमाइल्जिया में मींस होता है स्टूडेंट्स मस्कुलोस्केलेटल पेन होना, मस्कुलोस्केलेटल रीजन में पेन होना, इसे हम क्या कहते हैं, फिब्रोमाइल्जिया के नाम से इसको जाना जाता है। माइल्जिया मतलब मसल्स पेन, या माइल्जिया का मतलब होता है न्यूरॉन्स वाला जो पेन्स होता है, नर्वस सिस्टम्स वाले जो पेन्स होते हैं, उसके लिए माइल्जिया वर्ड यूज किया जाता है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफाई करना, चेक करना, डिटरमाइन करना, एस्टिमेट करना। तो प्रोबेबल डायग्नोसिस किसका है? लंबर मसल स्ट्रेन का, हर्निएटेड लंबर डिस्क का, स्पाइनल स्टेनोसिस का, या अल्कोलाइजिंग स्पॉन्डोलाइटिस का। यहां पर बेसिकली सर प्रोबेबल डायग्नोसिस किसका देखने को मिलेगा? तो सर हर्निएटेड लंबर डिस्क जो होता है, वो हमारा जो लंबर वर्टिब्रा है, इसमें ये इसको डायग्नोस करने की रिक्वायरमेंट्स है। तो हर्निएटेड लंबर डिस्क अकर्स व्हेन द सॉफ्ट सेंटर ऑफ स्पाइनल डिस्क push through a crack in the together exterior casing, potentially compressing nearby the nerves. ये nearby nerves बेसिकली वहां पर क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस क्या होता है, एल्कोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होते हैं, ये सब इंफॉर्मेशंस आपको इन वीडियोस के फॉर्म्स में आपको दिया गया है जी। Which screening test is most appropriate for the accessing her bone health? इनमें से किसी बोन्स के हेल्थ को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है, तो कौन सा टेस्ट आप करने के लिए बोलोगे उसको? सीरम कैल्शियम लेवल, बोन सेंटीग्राफी, ड्यूअल एनर्जी एक्सरो एब्जॉर्प्शमेट्री एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। बताइए, अगर आपको अप्रोप्रिएट टेस्ट करना हो, स्क्रीनिंग टेस्ट करना हो बोन्स के हेल्थ से रिलेटेड, तो सर सबसे बेस्ट टेस्ट जो होता है वो डेक्सा होता है।
कौन सा होता है? डेक्सा होता है, दैट मींस द डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनमेट्री स्कैन। ये आपका टेस्ट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। डेक्सा टेस्ट से हम बोन्स के हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पर उसके बारे में दिया गया है कि डेक्सा स्कैन इज द स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द मेजरिंग बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी को, यानी बोन हेल्दी है या नहीं है, ये बोन्स के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है वही तो डिसाइड करेंगे। तो बोन मिनरल जो आपका एनालिसिस है या डिटर्मिनेशंस हैं, यानी बोन्स की जो हेल्थ है उसको डिटरमाइन करने के लिए डेक्सा यहां पर सबसे बेस्ट आइडेंटिफिकेशंस के लिए टेस्ट अप्लाई किया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा बोन्स में मिनरल्स होंगे, बोन्स उतना ही ज्यादा क्या होगा? हेल्दी होगा। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? अब यहां पर सिम्टम्स बेस्ड नहीं है, यहां पर सिम्टम्स नहीं है, किसी पेशेंट ने सिम्टम्स नहीं बताया, डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें कौन सा इजीली आप डायग्नोस कर लोगे, तो सर गाउट को, यूरिक एसिड, गाउट को सर यहां पर इजीली हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहां पर कोई पेशेंट का सिम्टम्स नहीं दिया गया। सर सेप्टिक अल्थराइटिस में सिम्टम्स चाहिए, रुमेटॉइड अल्थराइटिस में सिम्टम चाहिए, सोरियाटिक्स अल्थराइटिस में भी सिम्टम चाहिए, गाउट आपको सिंपली डायग्नोस हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा, सेप्टिक अल्थराइटिस इन्वॉल्व जॉइंट इन्फेक्शन। यहां पर जॉइंट इन्फेक्शन है जिसमें आपको पेन, फीवर या तो मूवमेंट्स वगैरह करने में प्रॉब्लम्स जाती है। गाउट characterized by the deposition of monosodium urate crystal in joints, जॉइंट में यूरिक एसिड का डिपोजिशन होना, दैट इज द गाउट। रेमेटाइड अल्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है? तो क्रोनिक सिम्टम्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, जॉइंट्स में स्वेलिंग, रेडनेस, और वहां पर जो बोन्स होते हैं वो धीरे धीरे उनका ब्रोकन होना शुरू हो जाता है। और सोरियोटिक अल्थराइटिस में बेसिकली एसोसिएटेड विद द psoriasis and can affect various joint but less commonly present as an acute monoarthritis। ये आपका स्वेलिंग होना पैरों वगैरह में, ये आपका सोरियाटिक अल्थराइटिस जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है जी। Which condition is most consistent with her symptoms? अब यहाँ पर एक सिम्टम्स दिया गया है, बताइए उसके साथ इसमें से कौन से सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है? ओस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटॉइड अल्थराइटिस, या फिर अच्छा यहाँ पर सिम्टम्स बेसिकली डायग्राम्स में दिया नहीं गया है। फिब्रिनोमाइल्जिया एक डायग्राम्स है, उस डायग्राम्स के बेस पर, यानी जो आपका ये फिब्रिनोमाइल्जिया है ना, ये डायग्राम्स के बेस पर उसको क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था। एक सिम्टम्स, एक इमेज है, वो इमेज बाय मिस्टेक्स वहां पर दिया नहीं गया, उस इमेज के बेस पर हमें क्या करना था स्टूडेंट्स? वहां पर इसको आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से कौन से डिजीज या डिसऑर्डर उनको है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन बोन फॉर्मिंग सेल? मेन बोन फॉर्मिंग सेल कौन सा? ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसिस्ट या ओस्टियोजेनिक सेल? कौन से सेल यहां पर मेन बोन फॉर्मिंग सेल है? बोन का फॉर्मेशन कौन करता है? तो सर ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट डिस्ट्रक्शन के लिए होता है, और ओस्टियोजेनिक वो सेल होता है जो जनरेट करता है, यानी ओस्टियोब्लास्ट का जो जनरेशन कराएगा, फॉर्मेशन कराएगा, उसको ओस्टियोजेनिक सेल कहेंगे। ओस्टियोब्लास्ट जो बोन्स का फॉर्मेशन कराए, बोन्स को ग्रोथ करवाए, बोन्स का डेवलपमेंट कराए, वो ओस्टियोब्लास्ट होता है। और ओस्टियोक्लास्ट जो डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट, उसको हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। तो फैगोसाइटिक सेल होता है, बोन के रिजॉर्प्शन सैपिंग को चेंज करता है। ओस्टियोसाइट मैच्योर बोन को कहा जाता है, जो बोन के मेंटेनेंस को करता है। ओस्टियोजेनिक फर्स्ट डिवाइडिंग सेल है, जो डिफरेंशिएट करता है ओस्टियोब्लास्ट में, यानी पहले ये सेल है जो डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बायोलॉजी में मैच्योर होना, यानी कि फंक्शनिंग प्रॉपर्टीज कॉज करना, यानी काम करने की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाना अगर सेल में आ जाए, तो उसी को सर हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं बायोलॉजी के केस में। Which hormone is mostly responsible for increasing calcium uptake into bone? इनमें से कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो बेसिकली बोन्स के अंदर में कैल्शियम के जो अब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करता है जी। तो यहां पर आपने पढ़ा होगा कि सर दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एक दूसरे के फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं। एक पैराथॉर्मोन जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और एक कैल्सिटोनिन जो थायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है। थायरॉइड ग्लैंड में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर T3, T4 दो हार्मोन्स और रिलीज होते हैं, जिसको थायरॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, और टेट्राआइडोथायरोनिन के नाम से जाना जाता है, या ट्राइआइडोथायरोनिन के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ में सर कॉर्टेक्स वाले रीजन से सर कैल्सिटोनिन को रिलीज किया जाता है। कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन ये एक दूसरे को क्या करते हैं? तो ये एक दूसरे को
क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकली एंटागोनाइज करते हैं। और अगर रीअब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो सर हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है बोन के अंदर में कैल्शियम के अपटेक को इंक्रीज करने के लिए वो कैल्सिटोनिन है। जब ब्लड के अंदर में हाइपर कैल्सीमिया होता है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है और सारे कैल्शियम को बोन्स में लेकर के चला जाता है। जब ब्लड के अंदर में हाइपोकैल्सीमिया होता है यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पैराथॉर्मोन रिलीज होता है और बोन्स से कैल्शियम को वापस ले आता है ब्लड के अंदर में, बोन्स से, किडनी से, और साथ ही साथ में आपके विटामिन डी या आयरन के हेल्प से वहां से आपके जो जीआईटी ट्रैक्ट में जो भी कैल्शियम प्रेजेंट है डाइटरी, उसको भी वो क्या कर लेता है जी, ब्लड के अंदर लेकर के आता है। तो पैराथॉर्मोन कैल्सिटोनिन जब मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाऊंगा उस समय स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इन चीजों को क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। कैल्सिटोनिन कैल्शियम अपटेक को इंक्रीज करता है, पैराथायरॉइड इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर में कैल्शियम के लेवल को, ग्रोथ हार्मोन तो सर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एस्ट्रोजन बेसिकली फीमेल्स में आपका एक हार्मोन्स है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और साथ ही साथ में जो आपके अदर प्रॉपर्टीज हैं फीमेल्स में उसको वो मेंटेन करता है सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए। ड्यूरिंग बोन हीलिंग विच स्टेज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट कैलस, जब बोन्स में हीलिंग की प्रोसेस चल रही होती है तो सॉफ्ट कैलस का फॉर्मेशन कब होगा, सॉफ्ट कैलस कैलस फॉर्मेशन के दौरान होगा। सिंपल सा लॉजिक है सर, हिमेटोमा फॉर्मेशन में नहीं होगा, फिब्रिनो कार्टिलेज फॉर्मेशन में नहीं होगा, कैलस के फॉर्मेशन के ही दौरान सॉफ्ट कैलस का फॉर्मेशन होगा जब बोन्स को हील किया जाता है, बोन्स अपने आप को रिपेयर करता है, उस केस में कैलस फॉर्मेशन के दौरान। तो यहां पर याद रखिएगा हिमेटोमा फॉर्मेशन में हिमेटोमा फॉर्मेशन होता है, फिब्रिनो कार्टिलेज फॉर्मेशन में कैलस, फिब्रिनो कार्टिलेज का कैलस फॉर्मेशन होता है, कैलस फॉर्मेशन में बोनी कैलस का फॉर्मेशन होता है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और सर ऑसिफिकेशंस में बेसिकली क्या होता है, यहां पर मैच्योरेशंस देखने को मिलते हैं जी बोन्स में। Which of the following components contribute the most to bone composition? क्या करा जी, यहां पर कौन से कंपोनेंट्स हैं जो बोन्स कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, सबसे ज्यादा अपना योगदान देते हैं, सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं? वाटर, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स या सेलुलर कंपोनेंट्स। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशंस की बात करूं तो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स ये आपको सबसे ज्यादा बोन्स के फॉर्मेशंस में या बोन्स में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स 60 to 70% लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, आपका हाइड्रोक्सी जो पैटाइट है, गैवन बोन्स देयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सबसे ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस ही करते हैं। ऑर्गेनिक मैट्रिक 22 to 25% बेसिकली देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर 3 to 7% और सेलुलर कंपोनेंट आपका इससे भी कम क्या करता है, बोन्स की ग्रोथ या रिपेयरिंग या बोन्स की हीलिंग या बोन्स की फॉर्मेशंस में अपना रोल प्ले करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट? फाइब्रस ज्वाइंट का इनमें से एग्जाम्पल क्या है जी? शोल्डर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, सूचर ऑफ द स्कल या हिप ज्वाइंट? किस ज्वाइंट को फाइब्रस ज्वाइंट के अंदर में कंसीडर किया जाता है? तो सर जो सूचर ऑफ द स्कल है, सूचर ऑफ द स्कल है, इसी को सर फाइब्रस ज्वाइंट्स के रूप में हम बेसिकली इसको जानते हैं। तो याद रखिएगा फाइब्रस ज्वाइंट, दिस ज्वाइंट्स हैव नो कैविटी एंड आर कनेक्टेड बाय द फाइब्रस टिश्यू मेकिंग देम इमूवेबल। ये जो हमारा ज्वाइंट्स है ये मूव नहीं करता है, स्कल वाला ये मूव नहीं करता है, वो फाइब्रस ज्वाइंट है। शोल्डर ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के अंडर में आता है, मूवमेंट्स होता है। नी ज्वाइंट में आपका हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल्स में स्केलेटल वाले टॉपिक्स पिछली क्लास में मैंने आपको हिंज ज्वाइंट के बारे में बताया। और हिप ज्वाइंट बेसिकली सॉकेट ज्वाइंट होता है जो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइब्रस ज्वाइंट्स में आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, जो आपके स्कल्स में जो अलग अलग पार्ट है उनको ये ज्वाइंट्स करने के लिए क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स मस्कुलर सिस्टम, उस मस्कुलर सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो नॉर्थ सेट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके थे और इनमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एक्सपर्टीज जो हमारी जीडीसी नर्सिंग की टीम है वो आपके नॉर्थ सेट 8 एग्जामिनेशंस के लिए जो आपको प्रिपेयर करा रही है प्रीवियस और अपकमिंग ईयर्स में मे बी क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको यहां पर क्या किया गया, सॉल्व कराया गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और जरूर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स उतना ही ज्यादा आपकी नॉर्थ सेट एग्जाम क्वालिफाई होने के लिए क्या होंगे, आप रेडी रहेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे। क्योंकि बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको निखार आएगा। और इसीलिए 100 क्लास चैलेंज लेकर के आया है जीडीसी नर्सिंग की टीम, हमारा एक्सपर्टीज टीम। अलग अलग टीचर, अलग अलग एक्सपर्टीज, अलग अलग सब्जेक्ट को आपको यहां पर डील करेंगे और उनके
प्रीवियस ईयर के नॉर्सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे और साथ ही साथ में अपकमिंग ईयर्स में या आपके नॉर्सेट एग्जामिनेशन जो आपका अप्रैल 12 को होने वाला है उस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसी चैनल पे इसी तरीके से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ क्या करा जाएगा, सॉल्व करा जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।